हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी फ्लूइड्स की पढ़ाई? आई होप आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। कुछ भी न समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स। डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स यानी क्या? फ्लोइंग फ्लूइड, बहता हुआ फ्लूइड, बहता हुआ पानी। जैसे नदी का पानी होता है, लेक में कैसे होता है पानी स्टिल। अभी तक हम लोग कैसे देख रहे थे, जो फ्लूइड रुका हुआ था। डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स में क्या होता है? बहता हुआ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग फ्लूइड। जो भी फ्लूइड होगा वो फ्लो करेगा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। उसमें सबसे पहले यानी इसमें जब भी हम डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स देखते हैं, हमारे 12th स्टैंडर्ड के लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं। नॉन विस्कस फ्लूइड, देखिए जब भी फ्लूइड फ्लो होता है उसके इंटरमीडिएट लेयर्स में कुछ फ्रिक्शन होता है। जैसे हनी और आप यानी वाटर दोनों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने की कोशिश करो, तो हनी क्या होता है? स्लो फ्लो होता है। वाटर क्या होता है? एकदम फास्ट फ्लो होता है। हनी स्लो क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसके इंटरमीडिएट लेयर्स में कुछ क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। हालांकि विस्कोसिटी सरफेस टेंशन पे मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल के लिए समझे इट इज नॉन विस्कस फ्लूइड, तो नो फोर्स बिटवीन लेयर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट। आप बोल सकते हो फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एब्सेंट है। नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल यानी प्रेशर कितना भी मैं बढ़ाऊं या घटाऊं, क्या होना चाहिए? जो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉन कंप्रेसिबल। वॉल्यूम में चेंज मिनिमम हो, मिनिमम यानी ना के बराबर हो, उसी फ्लूइड को हम लोग देखने वाले हैं। तो सेम वॉल्यूम ऑन ऑल प्रेशर्स। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी क्या? एक्चुअली फ्लूइड जो होते हैं दो तरह से फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल पास हो रहा है। ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक पाइप लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एक तरफ से बड़ा है और एक तरफ से छोटा है, आप देख सकते हो। ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ए है, ए डैश है। जो भी फ्लूइड जाएगा वो ऐसे जाएगा। मान लीजिए ए क्रॉस सेक्शन पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी ये कांस्टेंट होनी चाहिए। जो भी पार्टिकल्स यहां से पास हो रहे हैं वो हमेशा उनकी वेलोसिटी सेम ही होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्रॉस सेक्शन कम हो जा रहा है, आप पाइप का क्रॉस सेक्शन कम करते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। तो इस क्रॉस सेक्शन का वेलोसिटी मान लो 20 है, तो हमेशा इससे 20 मीटर पर सेकेंड ही पास होना चाहिए। तो किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर वेलोसिटी सेम है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है उसके बारे में, ये विस्कोसिटी, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब एक साथ आएंगे। मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि कोई वाटर का ओपनिंग है, इजंट इट? तो पानी मान लीजिए एक जगह पे कोने में आपके घर में मान लीजिए कोई भी आउटलेट होगा, क्या होता है वहां पर पानी जमा हो जाता है। टेरेस बालकनी में वगैरह बालकनी धोते हैं तो वो आउटलेट रहता है, तो आउटलेट क्या होता है, पानी वहां जमा हो जाता है। जैसे ही आप ओपनिंग खोलते हो तो पानी एकदम स्पीड से पहले उसमें से निकल के जाता है, पर धीरे धीरे क्या होते जाता है। मान लीजिए यहाँ ओपनिंग है, हाँ, यहां पर पानी पूरा जमा हो गया है, ये ओपनिंग मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये टेरेस वगैरह पे ओपनिंग है, यहां पर ओपनिंग, तो पानी जमा हो जाता है। तो ये भी एक क्रॉस सेक्शन ही है। जैसे ही मैंने ओपनिंग खोली तो क्या होगा, एकदम फास्ट पानी ऐसे टर्बुलेंट वे में निकल जाएगा। पर जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होते जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वाटर फ्लोइंग अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन, उसका स्पीड कम 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 एकदम स्लो 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 होते जाएगा। यानी यहां पर क्या है, ये क्रॉस सेक्शन जब पार कर रहा हूं मैं तो पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम 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 होते गई। पर यहां पर ऐसा नहीं है, पाइप में ऐसा नहीं होता है। पाइप में कैसे होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही क्या होता है, पानी बहता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो यानी अचानक देयर इज सडन राइज इन वेलोसिटी, देन द स्पीड गोज ऑन स्लोइंग डाउन। इसके बारे में हालांकि बाद में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पर ये 3 अजम्पशन है। दूसरा होता है नॉन रोटेशनल इफेक्ट। चौथा भी एक अजम्पशन होता है
कि पानी क्या हो रहा है, पानी के पार्टिकल्स या फ्लूइड के पार्टिकल्स सीधे ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो रोटेट करके चल रहे हैं। समझ में हो? तो रोटेशनल इफेक्ट नॉन रोटेशनल इफेक्ट होता है। यानी नॉन रोटेशनल इफेक्ट यानी मान लीजिए इसमें अगर आप बॉल वगैरह डालोगे तो वो बॉल सीधा ही चलेगा, वो स्पिन नहीं होगा अंदर पानी के, या कोई भी पार्टिकल ऐसे घूमेगा नहीं। यहां पर मैंने बॉल रखा तो ये बॉल मान लीजिए ये ए बॉल का ए पॉइंट है तो ये ऐसे ही चलेगा ए पॉइंट, ऐसा नहीं होगा कि बॉल का ए पॉइंट ऐसे घूम घूम के जा रहा है आगे। तो वो है नॉन रोटेशनल इफेक्ट। तो इसी से ही, इस अजम्पशन से ही हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स चालू करते हैं। तो हमेशा यानी डेरिवेशन के पहले लिखना है द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, ये वो, तो ये सब चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले ये इतना लिख लीजिए तो फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूं। यहां ध्यान दीजिए, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एनी प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली एवरीवेयर इन अ फ्लूइड। समझा दोस्तों? नहीं सर, कुछ भी नहीं समझा। आइए समझाता हूं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, ये बीकर है, इस पे इसके अंदर मैंने किसी लिक्विड को भरा, ये पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए पे वैसे प्रेशर कितना होता है? प्रेशर एट ए वो होगा पी नॉट प्लस रो एच जी, रो जी एच, ये हम पढ़ के आए हैं, सही है। मैंने बाहर से कुछ एक्सटर्नल पी प्रेशर लगाया तो वो हर एक लेवल पे ये पी प्रेशर ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो पी पे भी ए पे भी महसूस होगा। यानी अभी प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस पी जो हमने ऊपर से लगाया। तो जो भी प्रेशर, मान लीजिए बीकर ऐसा नहीं है, ऐसा है, यहां पर एक पिस्टन है, ऐसा है मान लीजिए, मैंने बाहर से पी प्रेशर यहां पर लगाया, समझ में आ रहा है? तो यहां से पी प्रेशर लगाऊंगा तो मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, तो पार्टिकल ए पे भी प्रेशर पी ही होगा, पार्टिकल ए पे प्रेशर पी ही होगा। जो भी प्रेशर कहीं पर भी किसी पॉइंट पे भी लिक्विड के लगाओगे तो पूरे लिक्विड में फैल जाता है, वो पूरे लिक्विड उतना प्रेशर महसूस करता है। अब एक बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी प्रेशर P हम लोग लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे लगाते हैं तो वो क्या होगा, पूरा लिक्विड में उतना प्रेशर महसूस होगा। मान लीजिए एक बड़ा सा बीकर है, उसमें पानी है, ये ऐसा ही मैंने, और एक प्रॉब्लम, मैंने यहां पर पिस्टन लगाया और P प्रेशर जोर से मैंने नीचे क्या किया, पिस्टन से दिया, तो ये सब जगह क्या हो जाएगा। आप कैसे भी मेजर करोगे, कहीं पर भी मेजर करोगे तो उतना प्रेशर आपको पी प्रेशर महसूस होगा। तो जो भी प्रेशर हम लोग लगाएंगे, जैसे मैं हूं यहां पर कोई प्रेशर लगा तो सब जगह उतना फील, मेरे हाथों को, पैरों को, सब जगह उतना प्रेशर फील होगा अगर मैं फ्लूइड हूं तो। यही पास्कल बोला। अगर मेरे मान लो हाथों पर पी प्रेशर लगा है तो वो पी प्रेशर क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी के अंदर पी प्रेशर फैल जाएगा, उतना प्रेशर हर एक पॉइंट का पी प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर किसी ने मेरे पैरों पर जोर से झटका दिया, पी प्रेशर ऊपर की तरफ दिया, तो वो सब जगह उतना प्रेशर फील होगा ही। ये मानना था पास्कल का, और दैट इज ट्रू, मानना नहीं था, दैट इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू कि अगर कोई भी प्रेशर किसी भी पॉइंट पे लगाया जाता है लिक्विड के, तो सिर्फ वो उस पॉइंट पे नहीं पर पूरे लिक्विड के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं बताऊं कि मान लीजिए थोड़ा सा न्यूमेरिकली बताऊं कि पहले ए पर प्रेशर एटमॉस्फेयर के और रो जी एच के कारण मान लीजिए प्रेशर था 10 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल।
और मैंने 2 एटमॉस्फेयर ऊपर से दिया, तो ए पर क्या हो जाएगा 12 एटमॉस्फेयर, 2 इधर भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट बी था, पहले जब पी नहीं था यहां पर प्रेशर था 8 एटमॉस्फेयर, पर 2 ऊपर से लगने से यहां पर भी हर जगह 2-2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, हर जगह 2-2 का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होगा। भले ही मैं लगा रहा ऊपर इस पॉइंट पे हूं, पर ये क्या होगा पूरे लिक्विड को इफेक्ट करेगा, पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब जगह सेम वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज व्हाट पास्कल्स लॉ सेज। समझ में आया? हम क्या करते हैं वीडियो में 1.2-3 बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट बैठ जाए। तो व्हाट डज पास्कल लॉ से? दैट एनी प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट्स एवरीवेयर इन द फ्लूइड। 2 एटमॉस्फेयर का इधर लगा क्या, इधर से 2 एटमॉस्फेयर लगा क्या, वो पूरे लिक्विड में क्या हो जाएगा फैल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका पास्कल्स लॉ का बहुत ही अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए मान लीजिए कि बड़े बड़े लिफ्ट्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं या कंटेनर होते हैं शिपयार्ड्स पे, जिनको उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है ऊपर, तो उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट से ही किया जाता है। मान लीजिए एक बड़ा सा बीकर था, बीकर नहीं बोल सकते, कंटेनर या लिफ्ट था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंटेनर टाइप, या कई बार इसको कंटेनर के जगह ट्रक्स भी होती हैं, नीचे से लोड होके उनको ऊपर लेके जाना होता है ट्रक को। शिपयार्ड्स आमतौर पे क्या होते हैं नीचे होते हैं, तो जब नीचे होते हैं तो गाड़ियां नीचे खाली होती है तो नीचे तो उतर जाती हैं, पर जब लोडेड हो जाती है तो ऊपर नहीं जाती, तो इनको लिफ्ट से ऊपर लेकर हाईवे तक छोड़ते हैं, फिर वहां से वो चलने लगती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मान लीजिए कंटेनर है, ट्रक है, इसके अंदर नीचे फ्लूइड भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन A1 था, इसका क्रॉस सेक्शन क्या था A1 था, ठीक है। A1 मान लीजिए मैंने इसको 100 मीटर स्क्वायर माना है, 100 मीटर स्क्वायर माना है, ठीक है। तो यहां से नीचे से इसको ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है, तो कुछ प्रेशर लगेगा। मान लीजिए ये 10,000 न्यूटन था, 10,000 1 2 3 4 10,000 न्यूटन था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, नीचे से इसको ऊपर लिफ्ट करना है, तो देखिए P1 आएगा फोर्स F1 अपॉन A1, तो ये कितना है 10,000 अपॉन 100, तो क्या होगा 100 पास्कल का प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब ये 100 पास्कल का प्रेशर ये तो काफी कम है एग्जाम्पल के तौर पे, पर बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, इसी को ही यहां से देखिए मैं क्या करता हूं, ठीक है, 100 पास्कल लगाना पड़ा। अभी यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, इसका मान लीजिए A1 कितना था 100 था, तो यहां पर वो क्या करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं। मान लीजिए A2 था 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी पास्कल साहब ने क्या बोला है, जितना प्रेशर कहीं पर भी लगाओगे उतना ही पूरा वहां तक ट्रांसमिट हो जाएगा। यहां पर A2 उन्होंने 100 लिया, बराबर है। तो क्या हो गया कि पहले हमको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा था 100, अभी देखिए क्या होगा कि जो P2 और P1 दोनों क्या होंगे, जितना प्रेशर मैं इधर लगाऊंगा तो उतना क्या हो जाएगा, इधर फोर्स कितना जनरेट करना था 10,000 न्यूटन, तो यहां पर हम लोग P2 जो प्रेशर लगाएंगे पास्कल लॉ से वही जाकर P1 उधर जनरेट हो जाएगा और 10,000 न्यूटन
यहाँ प्रेशर लगाना है यानी 10,000 न्यूटन ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है 10,000, तो यहाँ पर P2 इक्वल टू पास्कल लॉ से P1 हो जाएगा। जितना प्रेशर मैं यहां लगाऊंगा उतना ही उधर जाके ट्रांसमिट हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो प्रेशर तो हमको पहले 100 पास्कल प्रेशर जनरेट करने के लिए 10,000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा था, रिक्वायरमेंट तो 10,000 थी। तो अभी यहां पर देखिए P2 इक्वल टू P1 होगा। इसका मतलब क्या है F2 अपॉन A2 इक्वल टू F1 अपॉन A1 होगा, F1 अपॉन A1 होगा। तो ये कितना आया है 100, रिक्वायरमेंट तो 100 थी, F1 अपॉन A1, तो F2 फोर्स इक्वल टू कितना होगा 100 इंटू A2, और A2 कितना है 10, तो 100 इंटू 10, तो 1000 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। देखिए मैं लगा रहा कितना हूं 1000 न्यूटन, फोर्स कितना लगा रहा हूं 1000 न्यूटन। ये 1000 न्यूटन पास्कल लॉ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बड़ा क्रॉस सेक्शन है तो बड़े क्रॉस सेक्शन में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द यूज ऑफ पास्कल्स लॉ। यहां पर मैंने यहां पर प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर चाहिए, सॉरी 100 पास्कल चाहिए, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है 10,000 न्यूटन। पर यहां कितने फोर्स से काम चल जा रहा है 1000 न्यूटन। मैं लगाऊंगा 1000 न्यूटन, पर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा 10,000 न्यूटन में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल्स लॉ। मैं फोर्स लगा रहा कम हूं, पर जनरेट क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। यहां पर हम लोग क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया छोटी है तो फोर्स का रिक्वायरमेंट भी कम होगा, तो फोर्स का रिक्वायरमेंट कम होगा तो प्रेशर जो भी यहां पर जनरेट हुआ वही इक्वली, यहां पर बड़ा क्रॉस सेक्शन है तो फोर्स का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, पर प्रेशर क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो क्या हो जाएगा इधर कम फोर्स जो भी हम लगाएंगे वो फोर्स, दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर। इस मशीन को क्या बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। जितना आप रेशो क्रॉस सेक्शनल एरियाज का रखोगे उतना फोर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां पर रेशो देखो कितना है 100 और 10 का है रेशो, तो फोर्स का भी रेशो क्या हो जाएगा 10 का होगा। यहां पर क्या होगा फोर्स हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, तो कम फोर्स से ज्यादा काम हम लोग करवा सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। पर हमको एग्जाम के लिए बस हाइड्रोलिक लिफ्ट में इतना याद रखना है कि F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 होता है। ये बात को हमको पक्का करना है, ये दिमाग में हमारे होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। व्हाट माय पॉइंट, कम फोर्स से ज्यादा काम हो सकता है। यहां ध्यान दीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए एक पाइप है, जो पहले ऐसे, जिसका क्रॉस सेक्शन पहले ऐसा मोटा सा था, फिर ऐसे छोटा क्रॉस सेक्शन उसका हो गया। ठीक है, यहां से इनलेट था, यहां से आउटलेट था। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन की, ये जो मोटा वाला पाइप है उसकी एरिया A1 थी, और यहां से एरिया A1 थी, V1 वेलोसिटी से पानी बह रहा था यहां से। समझ में आ रहा है? और इस क्रॉस सेक्शन की एरिया A2 थी और वेलोसिटी V2 थी बाहर निकलने की। समझ में आया? यहां से स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, वेलोसिटी V1 है, एरिया A1 है, वेलोसिटी V2 है, एरिया A2 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आपको एक बात मुझे बतानी है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ये जो मोटा पाइप है और वॉल्यूम ऑफ पतला पाइप, हाँ, वॉल्यूम ऑफ मोटा पाइप, जितना पानी अंदर आ रहा है
जितना यहां से आएगा उतना ही तो यहां पर अंदर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोटा पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पतला पाइप होगा। ये बात तो क्लियर है। जितना यहां से पानी आएगा उतना ही तो यहां पर जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कि आप पाइप रहता है, पाइप अभी गर्मियों के सीजन में आप क्या करते, झाड़ों वगैरह को पाइप देते हो, कूलर में पानी भरते हो, तो अगर आप क्या करो कि पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन को ढक दो तो क्या होता है, ज्यादा वेलोसिटी से पानी बाहर आता है। क्यों ज्यादा वेलोसिटी से पानी आ रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि अंदर से पानी तो उतना आ रहा है, बाहर से अगर क्रॉस सेक्शन कम करोगे तो जितनी एरिया उसमें से ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि पीछे से तो उतना पानी आ रहा है, उतना पानी उसको, पानी के पार्टिकल्स आगे पुश कर रहे हैं उसको। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि जितना क्रॉस सेक्शन बढ़ा उतना क्या होता है, वेलोसिटी स्लो हो जाती है, और क्रॉस सेक्शन घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखिए वॉल्यूम जो मोटे, जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। अभी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस A1 इंटू हाइट 1 और A2 इंटू हाइट 2। आपको पता है कि क्या हो जाएगा, हाइट 1 और हाइट 2। यहां पर हाइट, वॉल्यूम तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, हाइट की जगह मैं क्या लिखता हूं, A1 इंटू लेंथ 1, A2 इंटू लेंथ 2। समझ में आ रहा है? हाइट के जगह लेंथ पकड़ेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ। समझ में आ रहा है? देखिए इन टाइम t, मैं 1 सेकेंड भी पकड़ता हूं, पर इन टाइम t जब वेलोसिटी v1 होगा तो v1 इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन टी, और v2 इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन टी। टाइम तो सेम है, मैं ऊपर लेके जाता हूं इसको, तो A1 L1 के जगह क्या होगा, v1 इंटू टी, A2 L2 की जगह क्या होगा, v2 इंटू टी। तो t दोनों तरफ से कट हो जाएगा, एंड A1 v1 इक्वल टू A2 v2। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही मैं बता रहा था, अगर आप किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शन कम करोगे तो आप पहले पानी डर गिरता है, पाइप ज्यादा पावर से, ज्यादा वेलोसिटी से आगे तक जाता है। आपने कभी देखा होगा, अगर पाइप ऐसे ही पकड़ो, क्रॉस सेक्शन ओपन, तो वो क्या हो जाता है, स्लो चलता है। पर कहीं भी आप प्रेस करो, हाँ, क्रॉस सेक्शन घटाओ, तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। प्रैक्टिकली आपको दिखता है कि जब क्रॉस सेक्शन घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगा। गॉट माय पॉइंट? तो जो है आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है, आप लिख लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे हम लोग एक सम करते हैं, सिंपल लॉजिकल, जो हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं। आपने कई बार घर में नल चालू किया होगा, तो नल में जब ऊपर से पानी आता है तो ऊपर से उसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे नीचे आता है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होते जाता है, घटते जाता है। आपने देखा होगा वो जो धार होती है, पानी की धार, उसका क्रॉस सेक्शन घटते जाता है। वो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ट्राई करते हैं एक नल बनाने की। इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा क्या हो गया है, मेरे को तो डायनासोर का मुंह लग रहा है। ठीक है, ये ऐसा आपका नल है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए A है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो निकल रहा है, वेलोसिटी उसकी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये धार आपने देखी होगी कि ये कम होती जाती है। ये धार जो है ऊपर मोटी होती है, नीचे नीचे जैसे जाती है वो पतली होती जाती है। तो जस्ट बिफोर द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है। जब ये हाइट जो है, ये हाइट मान लीजिए 1 मीटर है,
ये हाइट कितनी है, मान लीजिए 1 मीटर है। जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड हमको ये क्रॉस सेक्शन एरिया पूछे हैं, तो डेफिनेटली 0.5 से तो कम ही होगी। क्यों, हम प्रैक्टिकली देखते हैं वो क्या होती है, धार कम होती है। तो यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए वेलोसिटी होगी v2 इक्वल टू v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा ही होगा। तो v1 स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2a कितना है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी s कितना है 1, तो यहां पर ये होगा 100 प्लस 20, तो ये क्या होगा 120, ये v2 स्क्वायर। तो v2 कितना होगा, v2 होगा 120 का स्क्वायर रूट, तो 120 का स्क्वायर रूट यानी ये कितना होगा 4 इंटू 30, 4 इंटू 30, तो ये 2 स्क्वायर रूट 30 होगा, 2 स्क्वायर रूट 30 होगा वेलोसिटी v2 का। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो a1 कितना है 0.5, v1 कितना है 10 है, a2 कितना आया है, a2 तो फाइंड करना है सॉरी, और v2 कितना आया 2 रूट 30, तो 0.5 इंटू 10, तो ये 5 अपॉन 2 रूट 30 हो जाएगा, ये होगा a2। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर फाइनल आंसर इसलिए देखिए क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है नीचे आते समय, तो धार ऑब्वियस है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दो क्रॉस सेक्शन के बीच में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही सॉल्व किया है a1 v1, इसलिए आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो धार क्या होते जाती है, पतली 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 होते जाती है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, सम आप ये लिख सकते हैं। देखिए आज के लेक्चर का सबसे फाइनल पॉइंट है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली साहब ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हम रिवर को एक वाइडर रीजन में देखते हैं तो वो स्लोली फ्लो होता है, पर जब हम नैरोअर रीजन में जाते हैं तो ये स्पीड उसका, मान लो जब माउथ बड़ा होता है तो स्लो रिवर फ्लो होता है, पर रिवर का माउथ छोटा हो जाता है तो रिवर फास्ट बहने लगता है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, हाइट वगैरह उन्होंने देखी कि मीन सी लेवल, और उन्होंने एक इक्वेशन निकाला, वो हम भी डिराइव करेंगे अभी। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, अगर आप समझोगे, नहीं समझोगे तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जैसे जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप समझते चाहिए कि मान लीजिए एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन छोटा होते जा रहा है, ये ग्राउंड लेवल है। इस पाइप का यानी इस वाले क्रॉस सेक्शन का हाइट h1 है, इस वाले क्रॉस सेक्शन का हाइट h2 है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, वेलोसिटी v1 है। बहुत सारे टर्म्स आएंगे, खाली वो ध्यान लगे। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, वेलोसिटी v2 है। समझ में आ रहा है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो भी फ्लो हो रहा है वो रो है। अच्छा, यहां पर अंदर से बाहर से अंदर प्रेशर लगेगा P1, यहां से अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा P2, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत ही स्मॉल टाइम dt में यहां वाला जो लिक्विड होगा, मैं दिखा रहा बहुत आगे हूं, ये पर बहुत ही छोटा है, आप समझ लीजिए। हाँ, एक क्रॉस सेक्शन है जो यहां से यहां d1 डिस्प्लेसमेंट जिसने किया होगा, समझ में आ रहा है? वही एक दूसरा क्रॉस सेक्शन, ये बहुत एक्चुअली बहुत नजदीक है दोनों, ये दोनों बहुत नजदीक है, वो दोनों, ताकि क्रॉस सेक्शन लगभग इक्वल रहे। पर क्योंकि मुझे बोर्ड पे दिखाना है, मैं काफी डिस्टेंस पे दिखा रहा हूं। ये क्रॉस सेक्शन यहां से यहां गया तो ये d2 डिस्टेंस हुआ, यानी लिक्विड जो है, ऑब्वियसली लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड की फ्लो की डायरेक्शन है, इजंट इट? प्रेशर P1 ज्यादा हुआ रहेगा, P2 कम हुआ रहेगा, इसलिए लिक्विड यहां से यहां फ्लो हो रहा है। और ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन नजदीक है, और ये क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज्यादा नजदीक है। समझ में आ रहा है? तो एक छोटे से टाइम T1 में ये यहां से यहां गया है, और ये छोटे से टाइम T2 में dt में ये क्रॉस सेक्शन यानी पानी जो भी, यहाँ लिक्विड जो भी होगा, ये यहां से यहां फ्लो हुआ है।
जो जितना टाइम dt इज द टाइम फॉर d1 एंड d2, dt इज द टाइम फॉर d1 एंड d2। समझ में आ रहा है? जितना टाइम यहां से यहां जाने के लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक जाने के लगा, और dt बहुत ही छोटा टाइम है, इसलिए d1 और d2 एक्चुअली दे आर वेरी वेरी स्मॉल, एक्चुअली दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, पहला बात है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमको क्या मिलेगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 मिलेगा। ये बात तो पक्की है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, v1 क्या है? वेलोसिटी 1, ये है d1 इंटू dt, और v2 क्या है? डिस्टेंस d2 अपॉन dt, इजंट इट? तो मैं लिखूंगा a1 इंटू v1 के जगह क्या लिखूंगा? d1 अपॉन dt, a2 d2 अपॉन dt, तो dt dt दोनों तरफ से कट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट यानी लेंथ। तो असलियत में हमको मिला a1 इंटू d1 इक्वल टू a2 इंटू d2। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम जितना यहां से यहां गया है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। जितना पानी यहां से यहां गया है उतना पानी यहां से यहां गया होगा, और ये a1 d1 इक्वल टू a2 d2, ये छोटा सा वॉल्यूम है dv। ये दोनों क्रॉस सेक्शंस का, इसका और इसका वॉल्यूम ही है। एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट ही मिलाना, ये पहला है dv। अच्छा, ये पूरा जो थ्योरम होगा वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही है, सिंपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? वर्क डन इट इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, नेट एरिया। समझ में आ रहा है? तो सिंपल पहले वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन, नेट वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? तो वर्क डन क्या हो रहा है? ये वाला फोर्स इधर पुश कर रहा है, वो वाला फोर्स पीछे पुश कर रहा है। तो ये वाला फोर्स कितना होगा? प्रेशर P1 है, ध्यान से देखिए। तो P1 इट इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 होगा। तो फोर्स कितना आया? प्रेशर P1 इंटू A1 ऊपर जाएगा ना। वैसे ही P2 वो क्या होगा? F2 अपॉन A2। तो P2 क्या होगा? P2 इंटू A2, ये क्या होगा? F2 फोर्स होगा। समझ में आ रहा है? तो नेट फोर्स क्या होगा? W1, सॉरी वर्क डन क्या होगा? W1 प्लस W2। अच्छा, फोर्स क्या होता है? सॉरी वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पर कितना लगा? F1, ध्यान से समझना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D1। यहां पर फोर्स कितना लगा? F2, पर ये फोर्स देखिए ऐसा है, पर डिस्प्लेसमेंट आगे ही हुआ है। तो यहां पर F2 इंटू D2 लिखूंगा मैं, पर उसके साथ क्या आएगी? एक माइनस साइन आएगी। ये नेगेटिव साइन क्यों है पता है? क्योंकि फोर्स अंदर लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, नेगेटिव वर्क हुआ है। तो F1 को लिखूंगा मैं, F1 होगा P1 इंटू A1 D1। F1 के जगह P1 इंटू A1, F2 के जगह ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? F2 के जगह P2 A2 इंटू D2। अगर ध्यान से देखेंगे तो A1 D1 भी क्या है? dv है, A2 D2 भी क्या है? dv है। तो मैं क्या करता हूं? dv P1 माइनस P2 अंदर रख के dv को कॉमन निकाल देता हूं बाहर। A1 D1 और A2 D2 ये नेटवर्क डन है। समझ में आ रहा है? इतना समझा? अभी थोड़ा सा, पर वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। तो ये होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या है? फाइनली आप देख सकते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी मास
इंटू जी इंटू हाइट, फाइनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m2 GH2, सही है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये फाइनल एनर्जीज हो गई माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी m1 GH1 प्लस हाफ m2 m1 v1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये है। अभी ध्यान से सुनना, पहले आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है, मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ। डायग्राम और इतना पार्ट आप पूरा लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दीजिए, असलियत में वर्क डन कितना मिला है, P1 माइनस P2 इंटू dV, ये वर्क डन असलियत में हुआ है। पर दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कितना होगा, m2 GH2 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस, देखो और थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, माइनस m1 GH1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। अभी ध्यान से देखिए, m2 जो मास है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इजंट इट, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, dV, तो m1 मास कितना लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू v, डेंसिटी इंटू m2 मास कितना लिखा जाएगा, डेंसिटी इंटू रो, रो इंटू वॉल्यूम, इजंट इट। तो ये होगा P1 माइनस P2 इक्वल टू m1 लिखा जाएगा रो इंटू dV GH2, इधर भी dV है, H2 प्लस हाफ m कितना, m2 कितना लिखा जाएगा, रो dV v स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल चीज जो आपको और अच्छी तरह से समझेगी, मैं क्या करता हूं, आप देख सकते हैं P1 माइनस P2, ये जो dV मल्टीप्लाई में सबसे डिवाइड करता हूं, तो m2 अपॉन dV लिखा जाएगा वॉल्यूम GH2 प्लस हाफ m2 अपॉन dV लिखा जाएगा इंटू v2 स्क्वायर माइनस m1 अपॉन dV लिखा जाएगा GH1 प्लस हाफ m1 अपॉन dV इंटू v1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है और आसानी से हो जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या बचा है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी होगा तो P1 माइनस P2 इक्वल टू ये मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, तो P1 ये माइनस है, ये इस साइड आएगा तो प्लस रो GH1, ये माइनस प्लस माइनस है तो इधर आया, तो प्लस
हाफ रो V1 स्क्वायर। ये दोनों इधर माइनस थे, इनको इधर लिया प्लस, और ये P2 उधर जाएगा तो P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये कांस्टेंट मिला। यानी बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है कि एट एनी क्रॉस सेक्शन, अभी हमने दो क्रॉस सेक्शन पकड़े थे, एक नीचे और एक ऊपर, है कि नहीं? एक नीचे और एक ऊपर। एक नीचे क्रॉस सेक्शन पकड़ा था मैंने, एक ऊपर क्रॉस सेक्शन पकड़ा था। पर कोई भी अगर मिडल वाला भी आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो बर्नौली साहब क्या बोलते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर प्लस उसका रो GH दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस रो V1 स्क्वायर, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। हमने तो अभी खाली फर्स्ट और लास्ट पकड़ा, पर कोई भी अगर आप क्रॉस सेक्शन पकड़ोगे, वहां का प्रेशर, वहां का वेलोसिटी, वहां का हाइट अगर इस इक्वेशन में डालोगे तो हर जगह ये तीनों का जो एडिशन है वो कांस्टेंट आएगा। वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज एनर्जी कंजर्वेशन ओनली। ये कैसा एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, और बहुत सारे सम्स इस पे करेंगे। आप रिवर्स करके एक बार फिर से पूरा, मैं अगर आपको समझा भी है तो 2 बार आप इसको इक्वेशन को देख लीजिए, आप फॉर्मूला रट लीजिए। फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए आप परफेक्ट कर लीजिए। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन and it can be found by work energy principle only। समझा? हमने क्या किया, पहले वर्क डन निकाला, फिर हमने क्या किया, उसको चेंज इन एनर्जी से कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बर्नौलीज प्रिंसिपल से बहुत सारे सम्स करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए।